शीट 14 का प्रिंट आउट ले, इसको ट्राई करना है और क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, फिगर बनाया, अभी जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे 3 अपने आप ही। देखो, क्वेश्चन ये है कि आपके पास 4 चार्जेस हैं, क्यू 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 क्यू। कैपिटल क्यू चार्ज को आप एक्सिस के ऊपर लेके आ रहे हो, सेंटर पे रखते हो और उसके अंदर से एक्सिस से बाहर ले जाते हो। जब ये चार्ज एक्सिस के ऊपर होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 4 चार्जेस इस सेंटर वाले चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। मुझे सिर्फ ये बताओ कि
नेट फोर्स जीरो है, सही है, तो इक्विलिब्रियम बोला जा सकता है। जब कैपिटल क्यू बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी और हम बोल सकते हैं कि क्या ये सिस्टम किसमें है, इन इक्विलिब्रियम है। अच्छा इमेजिन करो कि जैसे ये चार चार्ज हैं, 1 2 3 और 4, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 और 4, सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है। तो जो डायगोनल कैपिटल क्यू है दूसरे डायगोनल कैपिटल क्यू की फोर्स को कैंसिल कर रहा है और इधर से ये भी कैंसिल कर रहा है, जैसे नेट फोर्स जीरो बोला मैंने। अगर मैं सेंटर वाले चार्ज को हिला दूं, अपनी जगह से हिला दिया, क्या वो सेंटर वाला चार्ज अपने आप वापस उसी जगह पे आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो चार चार्जेस देख रहे हो ना, 1 2 3 और 4, जैसे ही आपने ऊपर किया उसे वो रिपेल कर देंगे और वो बहुत दूर चला जाएगा। ऐसे होगा 1 2 3 और 4, पहले चार्ज यहां पर था, नेट फोर्स जीरो थी, आपने इसको ऊपर किया तो ये चारों चार्ज इसे क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे और ये कैपिटल क्यू चार्ज दूर भाग जाएगा। कोई डाउट इसमें? ऐसे होगा। अगर ये वापस ही आ जाता अपनी जगह पे तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता? स्टेबल। पर ये चला गया, ये वापस नहीं आएगा, इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। टिका के रखा हुआ था फॉर टाइम बीइंग, लेकिन हिलाते ही वो भाग गया। तो ये चीज याद रखना कि जब स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है कहीं पर भी, तो कोई भी बॉडी जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा मिनिमम करने की कोशिश करती है। इलेक्ट्रॉन भी तो अपनी एनर्जी को मिनिमम करता है स्टेबल रखने के लिए, और जब अनस्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या मानी जाती है? मैक्सिमम। इसका मतलब जब ये चार्ज कैपिटल क्यू सेंटर पे है सी के, नेट फोर्स जीरो है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी? मैक्सिमम। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझ लो, आपको याद होगा वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर में हमने ये रिलेशन किया था माइनस डी यू बाई डी आर। फोर्स का और एनर्जी का रिलेशन होता है कि जब फोर्स कंजर्वेटिव होती है तो आप ये फॉर्मूला कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेविटी की फोर्स भी कंजर्वेटिव थी तो F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर एप्लीकेबल था। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स भी कंजर्वेटिव है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो। अब जीरो का मतलब ये तो वही कंडीशन होगी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी इज जीरो, या तो एनर्जी मैक्सिमम होगी या फिर एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा की दोनों की कंडीशन ये होती है कि डी यू बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ऐसे होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमें पता लग गया वहां से कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल, तो यहाँ पर ये मैक्सिमा का केस बनेगा जब एनर्जी को क्या किया जाएगा? मैक्सिमम। मिनिमम का केस नहीं हो सकता। और वैसे भी चलो लॉजिकली नहीं समझ में आया कोई बात नहीं यार, जब कैपिटल क्यू दूर है, चार चार्जेस से दूर है, तो एनर्जी मैक्सिमम कैसे हो सकती है? एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब वो बिल्कुल सेंटर पे आगे बैठ ही जाएगा चार्ज उन चारों चार्जेस के बीच में, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली मैक्सिमम ही होगी। तो ये तो बात पक्की है कि जब सेंटर पे कैपिटल क्यू आ जाएगा एनर्जी मैक्सिमम है। ये ग्राफ तो हो नहीं सकता, सेंटर पे यू डिफाइंड ही नहीं है, जबकि डिफाइंड है, ये तो हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता, ये कह रहा है एनर्जी क्या है? मिनिमम है, ये नहीं हो सकता। एनर्जी कभी भी स्मॉल आर के साथ कैसे रिलेटेड होती है? यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, तो ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन एनर्जी और आर का हो नहीं सकता। इनवर्स का रिलेशन तो ऐसा बनेगा, कर्व थोड़ा कम कर्व है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, आ गया हिट एंड रन से वैसे भी ऑप्शन हो गया। क्लियर है यहां तक? तो एनर्जी की वैल्यू इसमें मैक्सिमम होगी सेंटर पे, जब चार्ज सेंटर पे होगा, और कैपिटल क्यू को एक्सिस के लेफ्ट या राइट पे लेके जाओगे तो एनर्जी कम ही होती जाएगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ फॉलो करेगी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ चार्ज स्मॉल q आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं. दे आर रिलीज्ड व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल r. तो सेपरेशन इनके बीच में कितनी है, स्मॉल r है, तो इसको छोड़ दिया. यानी कि नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की कितनी है, स्मॉल r है, इसको छोड़ दिया तो ये एक्सपैंड हो जाएंगे क्योंकि q एंड q रिपेल करेगा तो ये दूर भागेंगे दोनों के दोनों. तो q और q जब दूर भागेंगे तो एक्सपेंशन कितनी हो जाएगी, सेपरेशन बिटवीन देम इज r, मैक्सिमम एक्सटेंशन इज स्मॉल r. मतलब स्मॉल r पहले तो नेचुरल लेंथ थी, पहले भी स्मॉल r है, और जब ये बड़ा हो गया तो स्मॉल r और बड़ा हो गया. तो यानी कि अगर ये स्मॉल r है तो स्मॉल r प्लस स्मॉल r कितना, 2r. तो यानी कि अब लेंथ कितनी होगी इसकी, 2r. कोई डाउट इसमें? तो पहले लेंथ कितनी थी इसमें, r, अब कितनी हो गई, 2r. कोई डाउट इसमें? तो अब सबसे पहली चीज इसके अंदर टर्म क्या यूज की गई है, मैक्सिमम एक्सटेंशन. जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन, इसका मतलब ये क्वेश्चन फोर्स से नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन फोर्स से होता तो फिर इक्विलिब्रियम का कंडीशन होती. ये तो बस एक बार छोड़ा आपने और एकदम मैक्सिमम एक्सपेंशन पे चला गया. और हमने डिस्कस किया था स्प्रिंग में कि मैक्सिमम एक्सपेंशन का जो क्वेश्चन है वो किससे सॉल्व होने वाला है, एनर्जी से. तो देयर इज सम चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी है, 1/4πε0 q इंटू क्यू बाई आर. अब कितनी हो गई, कम हो गई. क्यों कम हो गई, सेपरेशन बढ़ गया, 1/4πε0 q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2r. तो देयर इज सम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि किसमें स्टोर हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एनर्जी. क्योंकि क्यू एंड क्यू जब रिपेल करेंगे स्प्रिंग खिंच जाएगा, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी. तो देयर इज सम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्प्रिंग एनर्जी. स्प्रिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर. x का मतलब एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन स्प्रिंग की कितने गिवन है इसमें, r. तो यहां पर एक काम करते हैं, फाइनल u ऑफ f पुट करते हैं 1/4πε0 q इंटू क्यू बाई 2r का स्क्वायर. ui का मतलब 1/4πε0 q इंटू क्यू बाई r, और इनका जो डिफरेंस होगा हाफ k इंटू x की जगह r का स्क्वायर. सॉल्व करो, आंसर आएगा यहां से. ठीक है यहां तक. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग एनर्जी में. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शीट में हमने कर लिया था. सिस्टम की एनर्जी को मैक्सिमम करने के लिए डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 शीट में मिलेगा क्वेश्चन, तो इसको रहने देंगे. ये क्वेश्चन फोर्थ.
क्वेश्चन नंबर 4 में हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एटलीस्ट क्वेश्चन में ये समझ में आ गया सबको कि स्मॉल क्यू के सेंटर पे कैपिटल क्यू, ये डिस्टेंस ए और ए। कैपिटल क्यू को हमने थोड़ा सा राइट पे कर दिया, कितना राइट किया x, तो अब ये नया डिस्टेंस कितना a प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया, ये a है, तो अगर x कैपिटल क्यू x इधर आ गया तो बचा हुआ डिस्टेंस a माइनस एक्स, चेंज हो गया डिस्टेंस। ठीक, तो आपको बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है। इनिशियल एनर्जी निकालें, 3 पेयर ऑफ एनर्जी बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाई ए, क्यू इंटू क्यू बाई ए, क्यू इंटू क्यू बाई 2a, ये रहा। फाइनल एनर्जी में q इंटू क्यू बाई दिस, q इंटू क्यू बाई दिस एंड q इंटू क्यू बाई अगेन 2a। तो इनिशियल फाइनल लिख ली। अब इसके अंदर ये वाली टर्म तो एग्जैक्टली दोनों में सेम है, कॉर्नर के चार्जेस को तो हिलाया नहीं हमने, तो चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो दिस माइनस कर दिया, ये टर्म एग्जैक्टली इससे क्या हो गई, कैंसल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो गई इससे, ये टर्म सेम थी तो ट्वाइस है, 2 इंटू क्यू बाई ए कर सकते हैं, इसे ट्वाइस है। ये टर्म ऐसे ही है, इसे अगर इसमें से माइनस करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो ये टर्म आ जाएगी। यहां से q इंटू क्यू कॉमन, एलसीएम लेंगे a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या बनेगा a माइनस एक्स इंटू ए, यहां पर क्या बनेगा a प्लस एक्स इंटू ए, और यहां पर क्या बनेगा a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। तो ये टर्म आ गई आपके पास। इसे ओपन कर दो न्यूमिनेटर को पूरी तरीके से, न्यूमिनेटर को पूरी तरीके से ओपन करेंगे तो ये वाली और ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, सिर्फ ये बच गया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी भी x बचा हुआ है। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि इफ x इज वेरी मच स्मॉलर टू a, क्योंकि ये टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म आ गई, अगर x a से छोटा है, हाँ फिर मैं कह सकता हूं दिस कैन बी नेग्लेक्टेड एंड पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया। अप्रोक्सीमेटली अब ये होगा कि x की वैल्यू a से छोटी होगी, तो आप यहां से x स्क्वायर को प्रोपोर्शनल अब कर सकते हो मार्क। पॉइंट समझ में आया कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? नहीं, एनर्जी ऑफ कैपिटल क्यू तो नहीं, सिस्टम की है, कैपिटल क्यू नहीं है, सिस्टम ही होती है वो तो यार, कैपिटल की कोई एनर्जी थोड़ा होती है। नहीं, कुछ नहीं, सिस्टम की है। बाकी चार्ज Q1 Q2 होता है ना एनर्जी का फॉर्मूला, कैपिटल क्यू अकेला क्या करेगा? तो उनमें तो वैसे भी चेंज नहीं है, वैसे कट गया वो, Q इंटू क्यू बाई 2 है, फर्क क्या पड़ रहा है? हाँ जी, क्या पॉइंट क्लियर है कैसे करना है? ठीक है, हाँ जी, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट में
टू चार्जेस 4 and 7 माइक्रो और मिली कूलम सेपरेशन गिवन है, ये 7 लगा लेना है यहाँ पर, 7 into 7, तो सीधा फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन है 1/4πε0 Q1 Q2/R, एनर्जी निकालनी है, सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर करेक्ट कर लेना, शायद पीछे गलत है, इसको सही कर लेना, एक दो आंसर चेंज है, इसका आंसर ए है। इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज एंड ब्रॉट इन कांटेक्ट, तो हम ना कैपेसिटर्स के अंदर भी करेंगे इसे, जब दो कैपेसिटर्स या दो स्फीयर को हम कनेक्ट करते हैं आपस में, तो वो चार्ज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। चार्ज शेयर करते हैं तो चार्ज कंजर्वेशन बोलना है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं बोलना, क्योंकि जब चार्ज शेयर होता है तो कुछ ना कुछ लाइटनिंग या स्पार्क जरूर निकलता है, तो एनर्जी आपकी जरूर वेस्ट हो जाती है इसमें। तो कहीं ना कहीं आपने इसको एनर्जी के साथ नहीं बोलना, आपने चार्ज कंजर्वेशन बोलना है, चार्ज कंजर्व रहेगा, आपस में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं जाएगा, ठीक। तो स्फेरिकल ड्रॉप, एक बार फिर से स्फीयर का क्वेश्चन है, पर मैं एक मिनट एक फॉर्मूला बता के इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर ये रह जाएगा कि एक स्फेरिकल ड्रॉप है जिसका रेडियस आपको गिवन है, इस स्फेरिकल ड्रॉप के ऊपर 40 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, ये एक स्फीयर है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज सुन लो कि अगर इसके ऊपर Q चार्ज है स्फीयर के ऊपर, और आप इसकी सरफेस के ऊपर V निकालना चाहते हो, तो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R का फॉर्मूला वैलिड है। सरफेस के ऊपर 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये Q V का फॉर्मूला वैलिड है, कैसे आया ये अभी हम इसके बाद यही करने वाले हैं। तो उसने कहा इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, 40 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, और कितना होगा, -40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। आप क्या करना चाहते हो, इन्फिनिटी से एक और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रखना चाहते हो। अब 40 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पड़े हुए हैं नेगेटिव, और वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं लाना चाहते, वो उसे क्या करेंगे, रिपेल। पर आप जबरदस्ती करना चाहते हो, तो आपको यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की याद आ रही होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है चार्ज, जो भी चार्ज है, और इनटू कितना, जहां पर रखना है उसका पोटेंशियल, जहां पे रखना है उसका पोटेंशियल तो मुझे पता है, चार्ज कितना रखना है इलेक्ट्रॉन का, तो हम ऐसे कर सकते हैं, कितना चार्ज रखना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखना है ना, इतना चार्ज रखना है। और पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 -40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय रेडियस। इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये लो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वर्क डन इसमें अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगा। पर रूल समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो नेगेटिव चार्ज ने कितना नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, 1/4πε0 Q/R, चार्ज 40 इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल, यानी कि -40 इलेक्ट्रॉन का मतलब 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो V आ गया। V को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो Q इंटू V क्या आ जाएगा, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, ठीक। तो वर्क डन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है एंड आर बाउंड टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या होगी, सिंपल है, 1/4πε0 Q1 Q2/R। रादर मैंने ना दोनों पॉजिटिव ले लिए, यहाँ पर साइन माइनस लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा, तो प्लीज माइनस लगाना। एंड में ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा, उसने पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पूरे आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। और नेगेटिव में आंसर क्यों आएगा समझ में आ रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू प्रोटॉन्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, गिवन है, दो प्रोटॉन्स हैं, मैंने छोड़ दिया उन्हें, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और आपको क्या निकालना है, उन दो प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि
पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में क्या थी, 1/4πε0 Q1 Q2/R, दैट इज E इंटू E/R। जब मैं उन्हें छोड़ूंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी बिकॉज सेपरेशन बढ़ती जाएगी, वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², दोनों को मिलेगी काइनेटिक, दोनों प्रोटॉन को, तो ये एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी दोनों में आधी आधी, तो इसका हाफ करो, एक प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो भी पोटेंशियल था उसका हाफ। जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है तो 5-5 जूल की काइनेटिक एनर्जी वो अटेन करके वो एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। तो यानी कि इसको पोटेंशियल को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप इसमें वी ना ढूंढें, मास ना ढूंढें, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका हाफ कर दें, अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाने वाली है, पोटेंशियल और काइनेटिक। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, हाँ जी ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है मास ऑफ 1 kg कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। कोई मास है जिसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज है, फॉल थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। तो जब एक चार्ज किसी v पोटेंशियल में मूव करता है, तो मैंने शीट पे लिख के भी दिया था, उसके पास क्या होती है, एनर्जी, कितनी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और ये एनर्जी लेके वो काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, दैट इज हाफ mv², और आपको वेलोसिटी v बतानी है। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, दिस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां से v कैन बी कैलकुलेटेड, चार्ज पता है 2 कूलम का, मास पता है 1 kg का, और v पता है वोल्ट का, यहां से आंसर कैन बी। तो जब भी याद रखना कोई चार्ज v वोल्ट में है तो उसके पास एनर्जी क्या होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, जिससे वो मूव करेगा हाफ mv²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैग्नेटिक इफेक्ट में बहुत यूज होने वाला है रिजल्ट, q इंटू वी इक्वल टू हाफ mv²। क्या रिजल्ट क्लियर है? ठीक, हाँ जी ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था हमने क्वेश्चन। एक चार्ज पार्टिकल है, मास m है, चार्ज q है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ E, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, qe बाय m। तो वेलोसिटी आ गई t की फॉर्म में, हाफ mv² में वेलोसिटी की जगह पुट कर दो, आंसर आ गया। ये हमने किया हुआ क्वेश्चन। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? ठीक, ठीक है, यहां तक ठीक है, ओके। ठीक, शरणदीप हो गया तो ओके।